जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मैं फिर से आप मन के पुलिस के लिए, नगर सेना के लिए धमाकेदार बेच लेके आ चुके हैं। आप मन धैर्यपूर्वक जुड़े रहा। आज बहुत लंबा क्लास होने वाला है। 50 से 60 क्वेश्चन हमन कराने वाला। मैथ से भी क्वेश्चन होई। जे मन ला पुलिस के बेच लेना है बिल्कुल कॉल कर सकता। हमन के नंबर में 8435342829 नंबर 29 में कॉल कर सकता। मैं नंबर दे देता हूँ 8435342829 में अपन कॉल करके हमन के जुड़ सकत। पूरा छत्तीसगढ़ के आदमी मन जुड़ा थे हमन के क्लास से। जे मतलब आरपीएफ के बेच लेना हो ही ते मन बिल्कुल आरपीएफ के बेच के लिए हमन ला कॉल कर सकत था। बिल्कुल कम फीस में हो जाए तुमन के, ठीक है। जे मन ला बिल्कुल डिटेल्स पढ़ाई करना, पूरा साल भर एक बार में पूरा डिटेल्स पढ़ाई करना चाहता है, पूरा हर एग्जाम के लिए पढ़ाई करना चाहता है। सीजीपीएससी के बेस चलते और सीजीपीएससी के बेस में तुमन जुड़ सका था, ठीक है। मात्र 5000 फीस में तुमन जुड़ सका था। 2000 1000 करके किस्त में भी हमन बांध दे नमक फीस ला। और जे मतलब अभी जतका लड़की ने मन ध्यान पूरा सुना है, गोल्डन टाइम में तुमन के नगर सेना के लिए फुल भर्ती तुमन के निकले। दोबारा असना भर्ती नहीं आने वाला, बहुत दिन बाद नगर सेना भर्ती आ। लड़किन पूरा जाग जावा और पूरा तुमन तैयारी कर सकत। जे मतलब क्लास लेना हुई बिल्कुल कॉल कर सकत था, ठीक है। चला एक चीज और है, ठीक है। जे मन ला 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन लेना है, 1500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन लेना है। मात्र 99 रुपये में तुम्हारा मिल जाए हमन के ऐप में, ठीक है। ऐप ला डाउनलोड कर लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक हुआ है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? नंबर है ना, देखा विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो याद रखिए इसको, लंबा लिप्टस। कैसे याद रखना है? लंबा लिप्टस, यूकेलिप्टस, लंबा लिप्टस, ठीक है। लंबा लिप्टस। तो मतलब एक क्वेश्चन बताना है कि कौन सा पौधा ला आतंकवादी के नाम से हमन जाने जाथन। कमेंट करके सब लोग बताना है कौन से पौधा ला हमन आतंकवादी, पारिस्थितिक तंत्र के आतंकवादी के नाम से जानथन हमन के लिए, है ना। ये याद रखिए, ठीक है। बताना है सब जिन। दूसरा क्वेश्चन है, एटीपी का अभिप्राय है। एटीपी का फुल अभिप्राय क्या है? एडेनोसिन, है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का है एटीपी का फुल फॉर्म? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन में चलथन। कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? सिंकोना से मच्छर मारे के दवाई वगैरह हमन बनाथन, है ना। तो कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग में पाए जाते हैं? तो एला पाए जाते हैं हमन के छाल में। कहाँ पाए जाते हैं? छाल में पाए जाते हैं। सिंकोना कौन प्रकार से पौधा है? कभी भी पूछ ली तो यह सदाबहार वृक्ष है। सदाबहार, सदाबहार वृक्ष काला कहते जी? जे 200 प्लस एला सीधा 250 सेंटीमीटर प्लस वर्षा, है ना। वर्षा वाला क्षेत्र में जे पैदा होते, जैसे तुमन के पश्चिमी घाट है ना, ये जगह सबसे ज़्यादा बारिश होते। भारत के सबसे नीचे केरल वाला तट में सबसे ज़्यादा वर्षा होते और ये जगह सदाबहार वृक्ष पाए जाते। सदाबहार वृक्ष कहाँ में रही? जे जगह सबसे ज़्यादा बारिश और सबसे ज़्यादा का है भाप आई, मतलब धूप आई, है ना। दोनों जगह में क्या होते? सदाबहार वृक्ष। सदाबहार वृक्ष कौन है? तुमन के सिंकोना है। एक से क्या प्राप्त होते? सिंकोना से कुनैन प्राप्त होते, ठीक है। सिंकोना से कुनैन प्राप्त होते, मच्छर मारे वगैरह के दवाई बनाते ऊपर से, ठीक है। टिक्का रोग किस प्रकार का फसल से संबंधित है? टिक्का रोग किस प्रकार के फसल से संबंधित है? टिक्की खाए कि नहीं खाए बतावा? मूंगफली के देखिए टिक्की रीत है, 10 रुपये मिलते। खाया हुआ तो कमेंट कर दिया, ठीक है। मूंगफली के टिक्की होते, तो मूंगफली में कौन सा रोग पाए जाए? टिक्की रोग पाए जाए। मूंगफली में कौन सा रोग पाए जाए? टिक्की रोग पाए जाए। टिक्की के खाया हुआ तो मन याद रखिए, टिक्का रोग कहाँ पाए जाते? मूंगफली में पाए जाते। टिक्की याद रखिए, है ना। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? याद रखिए, बी, है ना। मेंडलीफ काय कर रही से तो उनके आवर्त सारणी के निर्माण कर रही से। और मेंडलीफ याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडलीफ द्रव्यमान के आधार पर जमा रही से। मेंडलीफ आवर्त सारणी ला काय कर आधार पर जमा रही से? द्रव्यमान के आधार पर जमा रही से। जबकि अभी का वर्तमान का है मोस्ले परमाणु क्रमांक के अनुसार जमा है। परमाणु क्रमांक। वर्तमान आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया है? मोजले, ठीक है। और जो सबसे पहली करी से मेंडलीफ द्रव्यमान के आधार पर करे है। वर्तमान आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर हावा है, ठीक है। आवर्त सारणी से एक क्वेश्चन आ सकता है, आवर्त सारणी अच्छे से देखना है आप मन ला, ठीक है। खड़िया और संगमरमर
खड़िया और संगमरमर निम्न में से किसके विभिन्न रूप है? खड़िया और संगमरमर निम्न में से किसके विभिन्न रूप है ना? तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, देखो संगमरमर काकर से बनते बताओ? संगमरमर चूना से ही बनते हैं, चूना का है कैल्शियम है ना, याद रखिए। ठीक है, ये सब चीजें याद रखिए। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनते हैं? खड़िया और संगमरमर, खड़िया और संगमरमर। प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चन बनते भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं तो उनके हाड़ा गोड़ा टूट जाते, काकरो तेकर क्या करते थे, वो छाप वाप देते और प्लास्टर बना देते। वही लोग जैसे मूर्ति वूर्ति बनाना है घर के, तुम्हारा क्या बनाना है घर में एक से है वो डिजाइन विजाइन नहीं बना रही थी जी छत वत में, वो सब चीज़ें क्या चीज़ से बनते? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस काकर से बनते? जिप्सम से बनते। ठीक है, जिप्सम के सूत्र अच्छे से तुम रट ले रही है, जिप्सम के सूत्र पूछे जाते। हार्न सिल्वर है, हार्न सिल्वर है। AgCl को क्या बोलते हैं? हार्न सिल्वर बोलते हैं। AgCl को क्या बोलते हैं? हार्न सिल्वर बोलते हैं, याद रखिएगा। AgCl हार्न सिल्वर। शून्य के बराबर pH वाला विलियन होता है, शून्य के बराबर pH विलियन। pH तो समझ तक नहीं समझा, देखा 7 बीच में रही, ऐती है 0 रही, ऐती है 14 रही। 14 रही थे का छारी रहे एकदम, मतलब भस्म के थे। छार ल याद रखिया, भस्म किसको कहते हैं? छार को भस्म कहा जाता है। ठीक है, यह टरक अम्मट रही, टरक अम्मट जीव में करिए, जीव अज्जर के छेदा जी होत के तार अम्मट रही, यह 0 में रही। यह पूरा यह काय उदासीन है, न यह खट्टा न यह कड़वा, याद रखिया। छार के स्वाद है कड़वा रही थे, तीखा रही थे, एक तुमन के एकदम खट्टा रही है ना, टरक अम्मट रही। यह देखिया जैसे HCl वगैरह रहते हैं ना, तो एकदम खाटी का कहलाते, अम्ल कहलाते, याद रखिए। साथ उदासीन कला ही तो हमन के कार्य देखा अत्यधिक अम्लीय विलियन। यदि आज जाते ना तो एक कंसंट्रेशन बढ़त जाते, बहुत ज्यादा अम्ल हुआ जाते। 0 अति अम्ल रही है ना, और 14 अति क्षार रही। तो एकदम 0 के मतलब क्या है? अत्यधिक अम्लीय विलियन, अत्यधिक अम्लीय विलियन। 0 के बराबर कौन रही? अत्यधिक अम्लीय विलियन है ना। अम्ल वर्ष के pH मान ले, याद रख ले 5.6 है ना। तो उनके क्या बोलते हैं, नींबू के यहाँ 2 कुछ रही थे, याद रखिए 2.3। 7.4 तुम उनके खून के, 6.4 तुम उनके लार के है। इस सब के चीज तुम्हारा याद करके जाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्य मुद्रा से तात्पर्य, वैद्य मुद्रा मतलब कहूँ जगह ले जाता था, तुम्हारा जैसे देवे तसने तुम्हारा सामान दे दो, वैद्य मुद्रा कहलाते है ना। सब जगह चलना चाहिए। तो वैद्य मुद्रा काला काला तो उनके करेंसी नोट है। ये जो करेंसी नोट ला कहूँ देवे तो ऐसे नहीं पैसा देते साथ तुम्हारा सामान मिल जाए तुरंत, समझ आते। लेकिन ड्राफ्ट देवे, ड्राफ्ट तो उनके बैंक में चली, हर जगह नहीं चला, बड़े बड़े जगह में चली। विनिमय बिल देवे तो हर जगह नहीं चला। चेक है तो हर आदमी थोड़े करी, तो मतलब पान बेचा देते हैं, चेक देवे थोड़े बने, धर 1000 के चेक 1000 के पान देने, मतलब समझा था बात ला, हर जगह नहीं चल सके। लेकिन करेंसी नोट ला देखते साथ आदमी के काट टपक जाते, लाट टपक जाते। तो वैद्य मुद्रा का कला तुमन के करेंसी नोट कला ही। ठीक है, चेक वेक तुमन के अलग मुद्रा कलाते ला, तुमन बाद में पढ़िया है ना। क्लास में एकदम डिटेल्स चले, जब क्लास लेना ले सका था, बाद में सोचे समझे वाला बात नहीं है। ठीक है, वही अब पछता क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत वाला काम मत करे। जेला पढ़ना है, जेला नहीं समझ आते कितना पढ़ना है, कहाँ छोड़ना है, बिल्कुल क्लास लेवा। और जब समझ आए क्लास ले जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष कर की प्रकृति क्या होती है? प्रत्यक्ष कर क्या होते बतावा? आयकर। आयकर क्या होते? जे जतके ज्यादा पैसा कमाही वह उतके ज्यादा काय दी टैक्स दी। जे जतके ज्यादा कमाही उतके ज्यादा टैक्स दी। ते काय प्रगतिशील, ये प्रगति करत है तो हु प्रगति करत है, ओकरे बेला काय कहते हमन प्रगतिशील कर। मतलब आय बढ़े से टैक्स बढ़ी ते काय कहलाई तो उनके प्रगतिशील, आय बढ़े से टैक्स बढ़ी ते काय कहलाई तो मन के प्रगतिशील कहलाई है ना। भारत में पाए जाने वाले अधिकांश लौह अयस्क निक्षेप चट्टानों के निर्माण की श्रेणी में आते हैं है ना। बतावा लोहा ला हम काय कर देते हैं, जैसे लोहा पाता जतका तुमन काय है टंगिया बोसला धार आरी फारी बनाता, सब काकर बनाते तुमन है ना, लोहा बनाता और काय कर देथन धार कर देथन। जतका लोहा वाला चीज हमन काय कर देथन धार कर देथन। तो लोहा वोहा सब चीजें कामा मिलते हैं, धारवाड़ चट्टान में मिलते हैं। कामा मिली जी? धारवाड़ चट्टान में मिली। गोडवाना में काय मिली तुमन के? कोयला मिली। गोडवाना में काय मिली तुमन के? कोयला मिली। ठीक है, और धारवाड़ में काय मिली तुमन के? समझ आते कि नहीं आते? लोहा मिली। ठीक है छोटे भाई, चला आगे चलिए। कठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में? कठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में? एक कौन सा राज्य बतावा? यहाँ थोतना सही
हवा दिखाते हैं। ये हमन के का है तुमन के गुजरात वाला हिस्सा है। ये जगह कच्छ कठियावाड़ और काकरापाट है ना, कच्छ कठियावाड़ और काकरापाट है ना। तो 3 ठो हवा है, कच्छ कठियावाड़ काकरापाट। काकरापाट कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? कठियावाड़ है तुमन के गुजरात है। कच्छ के रला जाना था नहीं जाना था, कठियावाड़ काकरापाट, ठीक है, तीनों जगह जाना चाहिए। सब के सब कहाँ है? गुजरात में है। एक खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है। एक खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय इकाई के धन। ये पृथ्वी है हमन के अर्थ और ये हमन के सूर्य है सन। तो एक से जो दूरी हमन मापन ते लगाए के थन खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई है ना। पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगाए के थन हमन खगोलीय इकाई, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चला थन, हम्बनटोटा पोर्ट निम्न में से किस देश में स्थित है? याद रखिया, ये हमार भारत है, ये हमन मन्नार के खाड़ी ये जगह है, ये जगह रामेश्वरम द्वीप है, ये जगह एक ठो देश है जे लगे थे श्रीलंका। यहाँ हम्बनटोटा हमेशा यह प्रचार में बने रहते। कहाँ है हम्बनटोटा? श्रीलंका में है, ठीक है। हम्बनटोटा कहाँ है? श्रीलंका में है, श्रीलंका। भारत में किस क्रांति को रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है? रक्तहीन क्रांति किसे कहता है? सीधी सीधा बात, रक्तहीन क्रांति काला कहते हैं? तो भूदान ग्राम आंदोलन, भूदान ग्राम आंदोलन और रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं, है ना। भूदान ग्राम आंदोलन हमन काय के था? रक्तहीन क्रांति के नाम से जानथन। भूदान आंदोलन के जन्मदाता कौन रही? कमेंट करके बता। जे जाना तो कमेंट करे, जेला जे जाना तेल कमेंट करे करा। भूदान ग्राम आंदोलन रक्तहीन क्रांति के रूप में काला जाते हैं भूदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान कौन प्रकार से फसल? बताओ। धान एक खरीफ फसल है। धान खरीफ फसल का है? खरीफ फसल काला के थे जब बरसात के समय हम फसल लगाते हैं खरीफ फसल के तन। खरीफ फसल के मतलब बोलो बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है, मरत ले पानी की आवश्यकता है। जतके ज्यादा पानी पे सरसरौने बढ़ी पानी नहीं पाई थे घट जाई, समझ आते। जैसे गेहूं के, गेहूं का रबी फसल है, गेहूं पानी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन धान ला पानी के ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। याद रखिया, धान कौन प्रकार के फसल है? तो उनके खरीफ फसल, खरीफ फसल ला पानी ज्यादा जरूरत रहती है। लेटराइजेशन का संबंध किससे है? लेटराइजेशन काला के तेला समझा, पानी जगह झक्करहा बहुत ज्यादा गिरथे और वो जगह के खनिज लवण सब के सब बुहा जाते। वो जगह के ऊपर के परत माटी के परत का हो जाते, अनुपजाऊ हो जाते पानी के वजह से। ओला का कहते हमन लेटराइजेशन कहते हैं। का कहते हैं ओला? लेटराइजेशन। लेटराइजेशन है ना। ये कौन से मिट्टी में पाए जाते लेटराइजेशन है जी? कौन सा मिट्टी है लेटराइजेशन है? ठीक है, पहाड़ी ढाल में पाया जाते लेटेराइजेशन। याद रखिए, निछालन प्रक्रिया से लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट नाम है जिसे, है ना। एक आकाश से संबंधित है, मिट्टी से संबंधित है। ए वाला लेटेराइजेशन प्रक्रिया में लेटेराइट मिट्टी के निर्माण होते हैं। एमा तुमन के बागवानी फसल होते हैं, बागवानी फसल। बागवानी फसल काम हुई तुमन के लेटेराइट मिट्टी में। लेटेराइजेशन कागज से संबंधित है, मिट्टी से संबंधित है। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो अंडमान निकोबार द्वीप से सबसे निकट है? अंडमान निकोबार कति में है? तुमन देखे कि नहीं देखे बतावा। ये जगह भारत है, ये जगह अंडमान निकोबार है। देखिए जैसे कर करके ध्यान से देखिए। तो ये जगह हमन के कौन सा द्वीप है? म्यांमार, अंडमान निकोबार, ठीक है। म्यांमार तो नहीं है भाई, ये जगह गलत दे ध्यान से। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो अंडमान निकोबार द्वीप के सबसे निकट का द्वीप है ना। कौन सा है? ये जगह तुमन के मालदीव ही, ठीक है। जैसे अंडमान निकोबार है, ये जगह का है हमन के मालदीव, ठीक है। ये जगह का है हमन के मालदीव है, ठीक है। मालदीव ही म्यांमार है, तो ये जगह है म्यांमार, म्यांमार जगह है, मालदीव ये जगह है, ठीक है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था हमन। भारत की स्थलीय सीमा कतका है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई हवा 15,200 किलोमीटर। भारत के लंबाई, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कतका है? 15,200 रट लेवा, है ना। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कहता है 15,200 है स्थल सीमा। स्थल सीमा काला किथे ला समझ लेवा। ए मन तटीय सीमा है, ए जगह ले यहाँ तक तटीय सीमा है। और भारत के इति का है तुमन की स्थलीय सीमा, एक लंबाई कतका है? 15,200, ठीक है। ये सब के लंबाई कतका है? 15,200, ठीक है, किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चला था,
रुद्धोष्म परिवर्तन में, रुद्धोष्म परिवर्तन में का होते कहते, रुद्धोष्म परिवर्तन में ठीक है उष्मा अपरिवर्तित रहता है, ताप अपरिवर्तित रहता है, उष्मा और ताप दोनों बदलते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो उष्मा अपरिवर्तित रहते है ना। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होते हैं, उष्मा अपरिवर्तित रहते, याद रखिए उष्मा अपरिवर्तित रहते। जैसे तुमन कुछ हॉट पॉट वगैरह लेते हो वहाँ जसना रोटी लगाए है, रोटी जसना पानी भरे है ना, उसने रह रही हो ना तो ठंडा हो ना वो गर्म हुआ, ठीक है, जसना डाल रही है उसने रही थे, ठीक है, लगा के थे रुद्धोष्म प्रक्रम के थे, बाहर के ताप बाहर के उष्मा अंदर नहीं आए, अंदर के उष्मा बाहर नहीं जाए, ठीक है। बादलों के बिजली की चमक में काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। तुम ध्यान से देखिए आज गर्जत लौकत के दिन है, पहले लाइट बार थे, इंद्र भगवान लाइट बार थे, ओकर बाद घड़घड़ ले करते है ना। तो एक मतलब क्या समझा कि प्रकाश के वेग ज़्यादा है, प्रकाश के वेग ज़्यादा है, काकर से ज़्यादा है, ध्वनि से ज़्यादा है। तो प्रकाश की चाल ध्वनि के चाल से बहुत अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रट लेवाला। प्रकाश की चाल ध्वनि के चाल से बहुत अधिक होते, ठीक है। चला जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, ये 3 है ना, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगा तो इधर लाइक कर दो, लाइक के बटन दबा दो, जोर से कुचल दो, ठीक है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रेडियो कार्बन का है जबका पुराना आदमी मरे वरे दुनियादारी जानवर वानवर लकड़ी वकड़ी दुनियादारी हवा है ना, सबके जीवाश्म से क्या करथन हमन क्षरण लोकर कतका क्षर देखा, दुनिया के हर चीज में कार्बन पाए जाते, एक तत्व जो दुनिया के हर चीज में पाए जाते जिला कहते हैं हमन कार्बन, और कार्बन 14 से हमन क्या करथन हमर रेडियो काल के निर्धारण करथन, और जीवन आवर्धा कतका दिन से एक निर्धारण करथन कि एमा कतका क्षरण होए। दुनिया के हर चीज में कार्बन पाए जाते, कार्बन जतका क्षरण हो जाते ओकरे से हमन क्या करथन कार्बन डेटिंग निकालथन, क्या निकालथन कार्बन डेटिंग निकालथन। तो एक आए जीवाश्म, जीव के अस्म से ही निकालथन हमन कार्बन डेटिंग, याद रखिया। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन किया जाता है, जीवाश्म का, अस्मरित है जीव के अस्मरित है जो कर भाग रहे थे ओकर क्षरण हमन देखथन का हर चीज में का पाए जाते कार्बन। भारत की किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, रेगुर काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी काला कहते काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई तुमके महाराष्ट्र में पाए जाए, कहाँ पाए जाए महाराष्ट्र दक्खन के पठार में तुमन के काली मिट्टी पाए जाए। ही काली मिट्टी ला बिना सिंचाई वाला मिट्टी के थे, बिना पानी के का हो जाते बढ़िया खेती होते, कहा भाई पानी तो सोखे की क्षमता अगर बहुत ज़्यादा रहते काली मिट्टी के, काली मिट्टी बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ घाम पाई तो एकदम दरार फट जाए और बरसात में एकदम चिपचिपा हो जाते। एला कहते एला भर्री कहते, भर्री में पहले ही ट्रैक्टर वैक्टर जी हाँ नहीं पहला तीला क्या कहते हैं हमन रेगुर मिट्टी काली मिट्टी, याद रखिए वो भर्री मिट्टी। लेटा धर दी यहाँ जहाँ तक। अरावली पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदी कौन सी है जो अरब सागर में निकलती है। देखा है अरावली पर्वत कहाँ है, तो उनके राजस्थान में है, और यहाँ से तुमन के बनास नदी निकलते, यहाँ से तुमन के साबरमती नदी निकलते, यहाँ से हमन के लूनी नदी निकलते, याद रखिया। लेकिन साबरमती नदी कहाँ तुमन के पहुँचते, अरब सागर से मिलते है ना। अरब सागर में कौन पहुँचते, साबरमती, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, अरब सागर में पहुँच गया, ठीक है। कहाँ पहुँच जाते, अरब सागर में, साबरमती है ना अरब सागर में। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्षा की शेष अवधि की तुलना में शीत वाले, हाँ मतलब ये कहा थे कि झकरहा मौसम के छोड़ ठंडा मौसम में कहाँ ज़्यादा बारिश होते, तो ये कहाँ होते देखा, जैसे यह तुमन के बंगाल की खाड़ी है, यह अरब सागर की खाड़ी है, ठीक है। ये जगह जाते ना तो दे जगह छोड़ देते, और ये जगह तुमन के तमिलनाडु जी, तमिलनाडु छोड़ के है बाहर में क्या कराते वर्षा कराते। लेकिन लौटते हुए मानसून से कहाँ वर्षा होते, लौटते हुए मानसून से, याद रखिया लौटते हुए मानसून से एक जगह वर्षा होते जिला कहते नाम तमिलनाडु। बरसात के समय तमिलनाडु में वर्षा नहीं हुआ है, लौटते ते समय वर्षा होते, ये याद रखा। ठंडा समय कहाँ वर्षा होते, तमिलनाडु में, ये याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। काल बैसाखी किसका प्रकार है, काल बैसाखी का प्रकार है, काल बैसाखी काला के थे बंगाल में जे तुमन के चक्रवात आते, बंगाल में जे तुमन के चक्रवात आते तेला हमन कहते हैं काल बैसाखी। बंगाल में जो चक्रवात आते घुमत घुमत नहीं आते, बाउंडर जो है तीन फिन दुनियादारी लोग उड़ा के ले जाते, वही कहते हैं हमन काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। कहाँ होते हैं, बंगाल। थक गए हैं। अरावली की सर्वोत्तम चोटी,
कौन हरे? अरावली के सर्वोत्तम चोटी है ना, अरावली। देखा सबसे पहले पर्वत कौन हरे तुमन के भारत या विश्व के? अरावली हरे। ये कौन से काल में बने? प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल में जे सबसे पहले होते थे गुरु रही थे, कार्य थे जे सबसे पहले होते थे गुरु रही थे, यहाँ क्या पाए थे तुमन के? माउंट गुरु शिखर। माउंट गुरु शिखर अरावली के सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। देखा अरावली सबसे पहली बने, जे सबसे पहली बनी तो यह काय कहलाही? गुरु कहलाही। याद रखिया गुरु शिखर। निम्न से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? माउंट एवरेस्ट ऊंचाई कई ठो देते? 88, 48 देते, 88, 50 देते। चलो तुम देख के मारिया, ज़्यादा दिमाग मत लगा। ठीक है, देखिए देखे ऑप्शन दिए तो 88, 50 ला मार गया। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोत्तम चोटी के नाम का है ना? नीलगिरी पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। का है? डोडा बेटा, डोडा बेटा है ना। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। नीलगिरी का है तुमन के याद रखिया। ठीक है, नीलगिरी भारत के सर्वप्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी भारत के सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व है। और कब बना नीलगिरी ला? 1986 में। 1986 में नीलगिरी हम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करे रहे। यूनेस्को में भी यह शामिल हवा है। बायोस्फीयर रिजर्व का है? एकदम धमाकेदार क्लास में हुए हैं, वो दिन बता तुम्हारा। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है ना? देखा एला किथे जय श्री ला पूछना है तुम्हारा। जय श्री ला पूछना है बने हाल हावे के नहीं के काला पूछना है बने हाल हावे के नहीं के जय श्री। जय श्री का मतलब है जम्मू श्रीनगर। जम्मू श्रीनगर जय श्री पूछना है बने हाल हावे के नहीं नोनी की है ना। जय श्री पूछना है बने हाल हावे के नहीं। किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान के नाम से जाना जाता है? दुनिया में सबसे पहले लावा से जो चट्टान बने हैं, लावा से जो चट्टान बने हैं, लावा से जो चट्टान बने हैं ओला के थन हमन आग्नेय चट्टान। कौन से चट्टान के थन? आग्नेय चट्टान। और दुनिया में आग्नेय चट्टान से ही सबसे सब बने हैं तुमन के अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान से ताप और दाब बढ़ते क्या बन जाते तुमन के? कायांतरित चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान हम मूल चट्टान कहलाते, जो भी होकर बाद चट्टान बने थे बाद में बने हैं आग्नेय चट्टान। न्यू मोरे द्वीप किन दो देशों को सीमा पर स्थित है? न्यू मोरे द्वीप कौन दो देश के सीमा पर स्थित है? तो भारत और बांग्लादेश। याद रखिया न्यू मोरे विवाद कौन कौन से देश के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच। श्रीलंका एवं भारत के बीच कौन सी खाड़ी है? श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी खाड़ी है? बिच्चे बताए हैं जगह मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी है ना। श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा खाड़ी है? मन्नार के खाड़ी है। ज्वालामुखी उत्पादित माध्यम है। ज्वालामुखी का उत्पादित माध्यम है ना। तो एला ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़ेला। संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार का अंग है। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिलांग के पठार काकर अंग कहते? तो शिलांग के पठार ला याद रखिया। शिलांग के पठार तुमन के एकरोनी हाँ प्रायद्वीप के हिस्सा है। शिलांग के पठार काकर हिस्सा है? प्रायद्वीप पठार के हिस्सा है शिलांग के पठार ला है ना। शिलांग के पठार कहाँ है तुम्हारा कमेंट करके बताना है। शिलांग के पठार कहाँ है तुम्हारा कमेंट करके बताना है। जे मन जाना तो ही अक्कर डिप तैयारी करे हुई तभी तो उनके पुलिस में लगे के चांसेस है। शिलांग के पठार कहाँ है तो कमेंट करके बता। मैं भी देखा कि कितना तैयारी करा था है ना। निम्नलिखित भारत का बेसाल्टिक लावा प्रदेश है। बेसाल्टिक लावा कहाँ मिली तुमन के? दक्कन के पठार में। बिच्चे बता रहा है कि काली मिट्टी कहाँ मिली तुमन के? दक्कन के पठार में। देखा जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है ना, महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है ये दक्कन के पठार से बने हैं। ये दक्कन के पठार वाला भाग कहलाते हैं। और दक्कन के पठार काकर से बने हैं? बेसाल्टिक लावा से। बेसाल्ट बने हैं। बेसाल्ट से क्या बनते हैं? काली मिट्टी बनते हैं। ये सब चीज याद रखें। महाराष्ट्र और दक्कन के पठार से बने। दक्कन के पठार बेसाल्टिक लावा से बने हैं। बेसाल्टिक लावा से क्या बनते हैं? काली मिट्टी। सबके सब तुम्हारा याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल है तो एल सबके सब जाना तो ही है ना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत के क्षेत्रफल है। रट ले रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा थे कई बार है ना। आज हम देखो धमाकेदार गणित के क्वेश्चन। और गणित के क्वेश्चन है तो उनके मजा आज ही बस लाइन के बाद जुड़े रहा। अगर क्लास में मतलब मजा इसो है तो बिल्कुल क्लास ले सका था, बिल्कुल लाइक कर सका था, बिल्कुल शेयर कर सका था। फ्री फोकटे कोई ला शेयर करे में पैसा नहीं लगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा का तुमन के लिए पूरा देखा मेहनत करा था ना मन। और हमेशा मेहनत करते रहिए बस आप मन के सिलेक्शन हो जाए। भगवान से यही दुआ है। अब हम पढ़ा था गणित के क्वेश्चन।
10 on 10 के इस डेली एमसीक्यू क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रतिशत से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोगों के एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। चलिए तो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहन अपनी घड़ी को 10% हानि पर 1350 रुपये में बेच दिया तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब वो कितना रुपए में पहले घड़ी लिया था और उसका पुराना हो गया तो 10% हानि के बाद 1350 रुपये में बेचा है, तो पहले वो कितना रुपए में खरीदा था उसको देखते हैं। हमें पता नहीं है क्रय मूल्य कितना है तो उसको x ले लेते हैं। अब 10% हानि में बोला है तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अब 100% में 10% हानि हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो विक्रय मूल्य का 90% हो गया। क्रय मूल्य का 10% हानि हुआ और कितना में बेच रहा है, 1350 रुपये। हमें x का मान निकालना है तो x को छोड़ देते हैं, x को यहीं रख देते हैं, बाकी को पक्षांतर करेंगे तो 1350 100 ऊपर जाकर गुणा होगा और 90 नीचे आकर भाग हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, कटाते हैं 9 एक कम 9, 9 15 135, 15 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 रुपये। मतलब क्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपये है और उसी में 10% की हानि हुई है तो 1350 रुपये में उसे बेच रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे आए हुए ही क्वेश्चंस हैं प्रतिशत से रिलेटेड। देखते हैं, ए कोई व्यक्ति है, कोई सामान बी को 10% लाभ पर, बी को दो व्यक्ति है, ए ने बी को 10% लाभ पर बेचा और बी ने तीसरे इंसान सी को 20% लाभ पर 2640 रुपये में बेच दिया तो क्रय मूल्य क्या है बोला गया है। क्रय मूल्य पता नहीं होता है तो क्या मानेंगे, x। ये है क्रय मूल्य। अब कितना में बेच रहा है, 10% लाभ पर बी को बेच रहा है। 10% लाभ मतलब क्या हो जाएगा, ये 110%। ये हो गया। अब फिर बोल रहे हैं बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ पर बेचा तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य का 120%। और इतना लाभ लेने के बाद अंतिम में कितना में बेच रहा है, 2640 रुपये में बेच रहा है। तो देखते हैं, हमें x का मान ज्ञात करना है तो x को छोड़ देंगे, बाकी क्या हो जाएगा 2640। ये नीचे में गुणा हुआ है ऊपर जाकर भाग होगा, नीचे में भाग हुआ है ऊपर जाकर गुणा होगा और जो ऊपर में गुणा हुआ है नीचे आकर भाग हो जाएगा। जो जो कटता है उसे कटा लेते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 एक कम 11, 11 दूने 22, 11 चौक 44, 12 एक कम 12, 12 दूने 24। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ 2 0 और यहाँ 1 0, 3 0 है तो टोटल हमारा आंसर कितना आएगा, 2000 रुपये। पहला कोई भी सामान था उसका क्रय मूल्य हमें कितना मिला है, 2000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीता ने अपनी चैन गीता को 20% हानि पर बेची, 20% हानि पर बेचा गया है बोला है, तथा गीता ने उसे रीमा को 10% लाभ पर 1760 रुपये में बेच दिया। पिछले क्वेश्चन में दोनों में लाभ हुआ था, यहाँ एक में हानि हो रहा है और दूसरे में लाभ। तो देखते हैं, यहाँ भी क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य को मान लेते हैं x। अब पहला है 20% हानि पर बेचा है तो 100% में 20% हानि हो गया तो विक्रय मूल्य का कितना हो जाएगा, 80%। 80%। उसके बाद गीता ने उसे रीमा को 10% लाभ पर बेचा, लाभ ले रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा, 110%। और एक बार हानि एक बार लाभ लेने के बाद विक्रय मूल्य कितना है, बेच कितना रहा है, 1760 रुपये में। अब फिर वही करते हैं, x को छोड़ देते हैं, बाकी को पक्षांतर करेंगे
1760 नीचे वाला ऊपर जाकर गुणा होगा और ऊपर वाला नीचे आकर भाग हो जाएगा। 80 गुणा 110 कटा लेते हैं। 0 से 0, 1 0 से 1 0 कट गया। 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 11 छक्का 66, 8 एक कम 8, 8 दूने 16। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 2 और 1 3 0 है तो 2000 रुपये। क्रय मूल्य कितना था? 2000 रुपये। इसी में एक बार 20% हानि लिया है और एक बार 10% लाभ लेकर 1760 रुपये में बेचा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए बोला है। क्रय और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमें दिया गया है 2:3। मतलब कोई वस्तु को 2 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में बेच रहे हैं, 2 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ कितना का हो रहा है? 1 रुपए का। और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, तो क्रय मूल्य कितना है? 2 रुपए। प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 का गुणा 2 से कटाएंगे 50 में, कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 50%। 50% का लाभ हो रहा है। अगला देखते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 2/5 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? जो सेंटेंस में दिया गया है वही करेंगे। विक्रय मूल्य किसका? क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का 2/5 है, का मतलब गुणा। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 2/5 है। अब क्रय मूल्य को पक्षांतर कर लेते हैं। इस साइड में है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य गुणा हुआ है, नीचे आकर भाग हो जाएगा। क्रय मूल्य इस साइड हुआ 2/5। मतलब किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीद कर 2 रुपए में बेच रहे हैं। खरीद रहे हैं 5 रुपए में और 2 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है? 3 रुपए का हानि हो रहा है। किस पर हो रहा है? 5 रुपए पर, क्योंकि 5 रुपए में खरीदे हैं और 2 रुपए में बेच रहे हैं, तो 5 रुपए पर ही हानि होगा। क्रय मूल्य पर प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 का गुणा। 5 एकम 5, 5 बीसम 100, 20 तिया 60% का हानि हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजू ने किसी सामान को 20% लाभ पर 840 रुपए में बेच दिया तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पता नहीं है तो x मानेंगे। 20% लाभ तो क्या हो जाएगा? 120%। और विक्रय मूल्य कितना है? 840 रुपए में बेच रहा है, तो x का मान ज्ञात करना है। x को छोड़ देते हैं। 840 गुणा 100/120, 0 से 0 कट जाएगा। 12 सत्ते 84, तो कितना आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य? 700 रुपए। 700 रुपए पर ही 20% का लाभ लिया है तो 840 रुपए विक्रय मूल्य हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो बोला है वही लिखे हैं। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य को ले लेते हैं। विक्रय मूल्य 3 के साथ गुणा हुआ है, नीचे आकर भाग हो जाएगा। यहाँ क्या है? 3 और क्रय मूल्य के साथ 4 गुणा हुआ था तो नीचे आकर भाग हो जाएगा। ये हो गया।
मतलब कोई वस्तु को 3 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेच रहे हैं। 3 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा? 1 रुपए का। किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। 3 रुपए में खरीदे हैं और बेचे हैं 4 रुपए का, तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है किस पर? 3 रुपए पर। प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 का गुणा कटा लेते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, दशमलव लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा? 33.33%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदकर 15 के 6 की दर में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 10 रुपए में 5 खरीद रहा है और 6 की दर से 15 रुपए में 6 की दर से बेच दे रहा है, तो क्या है? सबसे पहले क्या लिखना है? एक साइड में संख्या और एक साइड में रुपया। संख्या और रुपया एक साइड लिखना है और क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य। 10 रुपए में खरीद रहा है 5, तो रुपए के सामने 10 रुपए में कितना खरीद रहा है? 5 की संख्या में। अब बेच कितना रहा है? 15 रुपए के 6 की दर से 15 रुपए में 6 बेच दे रहा है। 10 रुपए में 5 खरीद कर 15 रुपए में 6 बेच दे रहा है। इतना हो गया। अब तिर्यक गुणा करा लेते हैं। क्या हो जाएगा ये? 15 पंच 75 माइनस 10 छक्का 60, और यही जो दूसरा वाला रहता है उसी को नीचे में भाग करते हैं। ये हो गया। 75 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 15, और नीचे में कितना है? 60। प्रतिशत निकाल रहे हैं इसीलिए 100 का गुणा। 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 पच्चीसम 100। कितना आया हमारा आंसर? 25% का लाभ हो रहा है। 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेच रहा है, तो 25% का लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने 500 की वस्तु 10% लाभ पर बी को तथा बी ने 20% हानि पर सी को बेच दिया, तो बी का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य पूछता था तो क्रय मूल्य को x मानते थे। यहाँ पर हमें क्रय मूल्य दे दिया गया है और हम जानते हैं कि क्रय मूल्य, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, तो क्रय मूल्य कितना है? 500। अब पहले क्या हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा 110%। उसके बाद B ने 20% हानि पर C को बेचा। 20% हानि मतलब 80% बेच दिया। अब B का विक्रय मूल्य क्या है? कटा लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट जाएगा। 8 पंच 40 गुणा 11, 11 चौक 44, 11 शून्यम 0, तो विक्रय मूल्य कितना है? 440 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 5:4। 5:4 है, मतलब 5 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेच रहा है। 5 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेच रहा है, तो हानि कितना हो रहा है? 1 रुपए का। किस पर हानि हो रहा है? क्रय मूल्य मतलब 5 रुपए पर। और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 का गुणा। 5 एकम 5, 5 बीसम 100, कितना आ गया? 20% का हानि आ रहा है। 20% का हानि। किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेचेंगे तो हमें 20% की हानि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि जितने रुपए में 15 कलम खरीदता है उतने ही रुपए में 12 कलम बेच देता है। जितने रुपए में, एक बार संख्या लिखना है और एक बार रुपए। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य।
जितने रुपए हमें पता नहीं है कितने रुपए में ले रहा है, तो x मान लेते हैं। जितने रुपए में 15 कलम खरीदता है उतने ही रुपए में 12 कलम बेच देता है। जितने रुपए में 15 कलम खरीदता है उतने ही रुपए में 12 कलम बेच देता है। अब तिरिया गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 15x माइनस 12x, और यही दूसरे वाले को ही नीचे में लिखा जाता है 12x। 15 में से 12 जाएगा तो 3x बटे 12x गुणा 100। x से x कट जाएगा, 3 चौक 12, 4 25 100, तो कितना आया 25% लाभ। 25% लाभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी ने अपनी 500 की चैन 425 रुपए में बेच दी, तो हानि प्रतिशत क्या होगी? 500 रुपए में चैन ली है और 425 रुपए में बेच दी, तो कितने का घाटा हो रहा है उसको? 75 रुपए का। किस पर हो रहा है? 500 रुपए पर। प्रतिशत निकाल रहे हैं इसीलिए 100 का गुणा, 100 एकम 100, 100 पंछे 500, 5 15 पंछे 75, तो क्या आ रहा है 15% की हानि हो रही है। 15% का हानि हो रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लेकर आएंगे और आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। बस आप हमारे चैनल में इसी तरह बने रहिए।